आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम से ठीक पहले में। बच्चों मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 लेकर आया हूं। आपको पता है इसका आधा चैप्टर हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है स्वतंत्रता का अधिकार। देखो ये हमारा चौथा अधिकार है। इससे पहले हम 3 अधिकार पढ़ चुके हैं। समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ चुके हैं। अगला आ गया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 25 से लेके 28 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 25 से लेके 28 में नाम से ही क्या पता चल रहा है बेटा? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म से रिलेटेड कुछ स्वतंत्रताएं मिली पड़ी है। जैसे क्या? अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने की या किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। मतलब आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हो। मैं हिंदू धर्म का हूं, मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लग रहा है, मैं इस्लाम धर्म में जा सकता हूं। वो इस्लाम धर्म वाले को हिंदू धर्म अच्छा लग रहा है, हिंदू धर्म में आ सकते हैं। सिख धर्म को ईसाई में जाना, ईसाई धर्म में जा सकते हैं। मतलब किसी को भी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की क्या है बेटा? स्वतंत्रता दी गई है। और किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार का मतलब क्या होता है? अपने अपने धर्म को फैलाने के लिए आपको पूरी छूट है, प्रचार प्रसार कर सकते हो। मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, गुरुद्वारे बनवाना है, रैली निकलवाना है, आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हो। लेकिन साथ में स्वतंत्रता के तहत यह भी कह दिया जाता है आप अपने धर्म के खिलाफ जो मर्जी वो अच्छा करना है करो, लेकिन आप किसी भी धर्म, चाहे अपना धर्म हो चाहे किसी दूसरे का धर्म हो, आप किसी धर्म के खिलाफ कुछ गलत कह नहीं सकते। ये इसमें कहा गया। स्वतंत्रता के तहत मैंने क्या बताया था आपको? प्रत्येक स्वतंत्रता के तहत हमारे ऊपर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ऐसे धार्मिक स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाया गया है कि आप अपने धर्म के बारे में तारीफ करना है, तारीफ करो, फैलाने के लिए जो करना करो, लेकिन चाहे आपका खुद का धर्म हो चाहे दूसरा धर्म हो, उस किसी धर्म के खिलाफ आप कुछ गलत बोल नहीं सकते। अनुच्छेद 26 कहता है बेटा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आप अपनी मर्जी से किसी धार्मिक प्रबंध कोई कार्य कर रहे हो, जैसे मंदिर बनवा रहे हो पूरी छूटें बनवाओ, मस्जिद बनवा रहे हो बनवाओ, चर्च बनवा रहे हो बनवाओ, अपने धर्म के धार्मिक यात्रा निकलवा रहे निकलवाओ, जागरण करवा रहे करवाओ, भागवत करवा रहे करवाओ। मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आपको पूरी छूट है। और जरूरी नहीं है कि आप हिंदू हो तो इस्लाम धर्म के लिए नहीं कर सकते, ये इस्लाम धर्म हो तो हिंदू धर्म के लिए नहीं कर सकते। आपको पूरी छूट है, आप जिस मर्जी उस धर्म के धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकते। उसके अलावा अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने या चलाने के लिए अनुदान देने की स्वतंत्रता है। दान के तौर पे पैसा देने की, या कुछ भी, जैसे आपके घर पे कोई बेल बजाता है, हाँ जी चंदा दे दो, आपकी मर्जी है, देना दो, नहीं देना मत दो, खैरात दे दो, देना है दो, नहीं देना मत दो। तो अनुच्छेद 27 के तहत किसी भी धर्म को अनुदान की स्वतंत्रता है बेटा। 28 के तहत राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और धर्म भी राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब धर्म और राज्य, राज्य का मतलब यहां पे क्या है बेटा? सरकार है। सरकार धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और धर्म भी सरकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों के रास्ते अलग अलग है। धर्म का रास्ता अलग, सरकार के कार्यों का रास्ता अलग। दोनों एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार यह कहता है धर्म किसी सरकार के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और सरकार भी किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोनों एक दूसरे के कार्य में दखलंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और याद रखना बेटा, किसी धार्मिक कानून से, कोई ऐसी धार्मिक प्रथा है, कोई ऐसा धार्मिक कानून है जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा 3 तलाक। 3 तलाक इस्लाम धर्म के अंदर एक धार्मिक प्रथा थी जिसमें एक पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोल देता था, डिवोर्स हो जाता था, तलाक हो जाता था। फिर उसके बाद अगर कि वो साथ में रहना चाहे तो उनको हलाला का सामना करना पड़ता था। हलाला आप जानते कितनी क्रूर प्रथा थी, है ना? पहले उस पत्नी को और कि दोबारा अपने पति के साथ रहना है तो किसी दूसरे के साथ शादी करना पड़ेगा, उसको पत्नी होने का धर्म निभाना पड़ेगा उसके साथ रह के। आज जब वो दूसरे वाले जिससे शादी किया कि वो डिवोर्स देगा तो फिर रह सकती है। ऐसी प्रथा का सामना करना पड़ता था। तो इससे महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा था। वो कोई वस्तु तो थी नहीं कि इधर तलाक दिया फिर उधर गई, उधर से फिर इधर आई। तो इस चक्कर में बीजेपी गवर्नमेंट ने 3 तलाक के ऊपर बोला कि इसको रोक लगाई और अब यही बोला गया कि देखो भाई इससे किसी के धार्मिक कानून तो है लेकिन किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा, उस महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो, और इस चक्कर में इसके ऊपर रोक लगाया गया।
ठीक है, तो क्या बताओगे? 25 में क्या है? 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की छूट है, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार की छूट है। 26 के तहत क्या है? किसी भी धार्मिक कार्य को करने के प्रबंध की छूट है। 27 के तहत क्या है? धर्म सरकार के मामले एक धर्म के मतलब बढ़ाने के लिए या चलाने के लिए अनुदान देने की स्वतंत्रता है। और 28 के तहत क्या है? राज्य मतलब सरकार धर्म के मामले हस्तक्षेप करेगी और धर्म भी सरकार के मामले हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देखो ये फोटो देख के तुम्हें समझ आएगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, है ना। अब प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक धर्म को बराबर स्वतंत्रता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जहां मर्जी वहां जाओ, ये सब चीजें बताइए। वैसे आगे चलते हैं। अगले अधिकार का नाम है बेटा हमारा शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। ये 5वां अधिकार है हमारा। अब धार्मिक स्वतंत्रता 28 पे खत्म हुआ, तो ये 29 से चालू होगा। 29 और 30 में है बेटा ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30। अब 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है। 29 तो यही कहता है। और 30 के तहत संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। और याद रखना बेटा अलग से आता है इससे अनुच्छेद 30 के तहत जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्प विकसित अल्पसंख्यक, जिन लोगों का अपना विकास नहीं हो पाया है, ठीक है, अल्प विकसित लोगों को अपने संस्कृति के लिए कुछ विशेष छूट मिली है। तो याद रखना अनुच्छेद 30 के तहत ही अल्पसंख्यक लोगों को अलग से विशेष छूट दिया गया। जैसे क्या? अल्पसंख्यक लोगों को अपने भाषा अपनी संस्कृति की देखरेख करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक लोग अपने वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार किसमें बेटा? 29 और 30 में। 29 में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, देख सकते हो। और 30 के तहत क्या है? तो भाई अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है और अल्पसंख्यक लोगों को अलग से विशेष अधिकार दिए गए। जैसे क्या? वो अपने वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। ये आई बात समझ? अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देखो 30 पे ये हुआ। अब मैंने आपको बताया था एक हमारा था अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब सरकार ने क्या किया? संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन किया। संशोधन नंबर कौन सा था? 44वां संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन। और सरकार ने 44वां संविधान संशोधन कब किया था? आता है ये बेटा याद रखना 1978 में। और इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया बेटा, कानूनी अधिकार। अभी अधिकार है लेकिन अभी मौलिक अधिकार नहीं है, अभी कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार है ये, कानूनी अधिकार। इसको लेके हम एक मुकदमा पढ़ेंगे, केशवानंद भारती मुकदमा, आगे चल के हमारे 9 चैप्टर 10 चैप्टर में आएगा, उसमें देखेंगे। बस अभी आप इतना जानो संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? 31 में। कब हटाया गया? 1978 में हटाया गया मौलिक अधिकार से। कौन सा संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन था। और अब कौन सा अधिकार बन गया मौलिक अधिकार? ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर चलते बेटा। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बेटा ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये पहले किस अनुच्छेद में, पहले तो हम ये जाने। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। देखो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें बेटा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। ये क्या है? तो ये अधिकार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस अधिकार को हमारे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, हार्ट एंड सोल। जैसे एक इंसान आत्मा के बिना हृदय के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया फिर से। तो भीमराव अंबेडकर ने इसी अधिकार को हृदय और आत्मा, पूछता है एमसीक्यू में कई बार कि भारतीय संविधान के किस अधिकार को हृदय और आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अब जो बेटे संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्यों है? क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है, ये सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायालय के तहत इसी अधिकार के तहत जाके हम मौलिक अधिकार की रक्षा की मांग करते हैं। मतलब समानता का अधिकार समानता की रक्षा करेगा, स्वतंत्रता स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, शिक्षा संस्कृति शिक्षा और संस्कृति की रक्षा करेगा। लेकिन ये अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे सारे मौलिक अधिकारों की भाई रक्षा करता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिकार है
कि हमारे भारतीय संविधान के सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और इसके तहत न्यायालय कैसे रक्षा करता है? 5 तरह के रिट जारी करता है। तो याद रखना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय मतलब कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है बेटा। रिट वर्ड का मतलब मैं आपको बता दूं, रिट का मतलब होता है आदेश। 5 तरह के आदेश जारी करता है न्यायालय, 5 तरह के आदेश जारी करता है। अब जैसे हम देखें कौन कौन सा आदेश है हमारे। आपके पहले अधिकार का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? जब पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, बंदी बना ले, तो नियम के अनुसार आपको पता है 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना होता है। लेकिन पुलिस वाला गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे में कोर्ट में पेश ना करे और न्यायालय को जैसे इस बात की खबर लगेगी, न्यायालय तुरंत उस पुलिस वाले के नाम ये रिट जारी करेगा। रिट का अर्थ होता है बंदी बनाए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से जल्द न्यायालय के सामने पेश करो। मतलब ये पुलिस वाले अगर किसी को गिरफ्तार कर ले और नियम के अनुसार 24 घंटे में कोर्ट में पेश ना करे, और कोर्ट को जैसे इस बात की जानकारी रहेगी, कोर्ट उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करेगा पुलिस वालों के नाम। रिट का नाम होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब आपने जिसको बंदी बनाया है उसको जल्द से जल्द न्यायालय के सामने पेश करो, और अगर वो व्यक्ति निर्दोष पाया जाएगा, तो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति निर्दोष पाया जाएगा तो उसे तुरंत उसी वक्त छोड़ दिया जाएगा न्यायालय द्वारा। और पुलिस वाले अगर गलत पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। ये इसलिए किया गया ताकि कोई पावर में रह के मनमर्जी ना करे, किसी को भी गिरफ्तार करके उसको मारे पीटे ना, चीजें ना करे। दूसरे रिट का नाम है बेटा परमादेश। अब ये परमादेश का मतलब क्या होता है? परमादेश का मतलब होता है आदेश देना। आदेश देना, परमादेश का मतलब क्या होता है? आदेश देना। कहने का मतलब क्या बेटा? जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति मैंने आपको बताया था जो सभी के लिए काम करता है, डॉक्टर, वकील, टीचर, जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकले, जैसे मैं टीचर हूं, मेरा काम पढ़ाना है लेकिन मैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाऊं। डॉक्टर है, उसका अधिकार क्षेत्र इलाज करना है लेकिन अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाए। पुलिस है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम है लेकिन वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाए। तो जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति का जो काम है, अधिकार क्षेत्र है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के काम करे, तो न्यायालय तुरंत एक रिट जारी करता है परमादेश नाम का उस व्यक्ति, उस अधिकारी के नाम। परमादेश का अर्थ ही होता है आदेश देना। आदेश देने का मतलब क्या? जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकलेगा तो न्यायालय रिट जारी करेगा और रिट के तहत उसे कहेगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रह के कार्य करो। अगर के उसके वजह से, उस सार्वजनिक व्यक्ति की वजह से अगर अधिकार क्षेत्र के बाहर निकलेगा तो उसको कहेगा अधिकार क्षेत्र के अंदर रह काम करो, और कोई ज्यादा बड़ी समस्या होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तीसरे रिट का नाम है बेटा अधिकार परीक्षा। आपको दिख ही रहा होगा तीसरा रिट क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, हर का एक एक अर्थ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का बंदी बनाए व्यक्ति को प्रत्यक्ष में पेश करो, परमादेश का आदेश देना, अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। कहने का मतलब क्या? जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर विराजमान हो जिसे उस पद पर नहीं होना चाहिए, जैसे फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया और किसी पद पे बैठ गए, डिग्री विग्री नहीं है लेकिन एमबीबीएस वगैरह की और चीजें करके डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठ गए, रिटायरमेंट के 60 साल थी और 65 साल का हो चुका, अभी तक पद पे ही है। तो जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर विराजमान है, ऐसी पोस्ट पे है जो धोखाधड़ी या गलत कुछ करके बैठा हुआ है, और न्यायालय को इस बात की खबर लग गई, तो न्यायालय तुरंत उस व्यक्ति के नाम एक रिट जारी करेगा। और रिट का मतलब ये होता है किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से, आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे। कोर्ट उनसे पूछेगा और अगर कि वो गलत पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करेगा। ये ऐसे इसलिए किया गया है ताकि कोई भी धोखाधड़ी करके किसी गलत पद पे ना बैठ जाए या मिसयूज ना करे। तो अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पे बैठ जाए जिसे उस पद पे नहीं होना चाहिए, तो न्यायालय एक रिट जारी करके उससे कहता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के, आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए। अगले रिट का नाम है बेटा निषेध आदेश। इसको समझने के लिए देखो, एक ये समझो, हमारा कोर्ट का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, सबसे नीचे होता है लोअर कोर्ट, उसके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकले, जैसे लोअर कोर्ट बिक गया, निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर,
कोर्ट का काम है न्याय करना, लेकिन कोर्ट ने, जज ने रिश्वत खा ली, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकल के कोर्ट काम कर रहा है, तो उच्च अदालत उसको तुरंत एक रिट जारी करेगा। रिट का नाम होगा निषेध आदेश। निषेध मतलब निचली अदालतों के लिए होता है। अगर निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकलेगी तो उच्च अदालत उसे रिट जारी करेगा और कहेगा आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रह के कार्य। ये लिखा, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकल कार्य करेगी तो उच्च अदालत द्वारा निषेध आदेश नामक एक रिट जारी किया जाएगा, जिसके तहत कहा जाएगा आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रह के कार्य करो। अगला रिट है बेटा हमारा पांचवा और आखिरी है, जिसका नाम है उत्प्रेक्षण रिट। उत्प्रेक्षण रिट जो है, इसके तहत क्या है, इसके तहत दोनों, जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर, सार्वजनिक व्यक्ति और निचली अदालत दोनों ही अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकल के काम करें तो कोर्ट दोनों के नाम एक रिट जारी करेगा, जिसका नाम होगा उत्प्रेक्षण रिट। जैसे अभी तुमने एक पुणे वाला केस सुना था कि एक 12वीं क्लास का लड़का था, 16-17 साल का, उसने एक्सीडेंट कर दिया था, है ना। उसके पापा ने पैसा खिला के, क्या नाम है, जज को भी उधर खरीद दिया था और साथ ही साथ उसके जो मेडिकल करने वाला डॉक्टर था वो भी बिक गया था, पुलिस वाले बिक गए थे। तो पुलिस वाले बिक गए, सार्वजनिक अधिकारी, डॉक्टर बिक गया, सार्वजनिक अधिकारी, कोर्ट बिक गया, निचली अदालत। तो जब कोई सार्वजनिक अधिकारी और निचली अदालत दोनों ही अधिकार क्षेत्र के बाहर निकल जाए तो न्यायालय द्वारा एक रिट जारी किया जाएगा, जिसके तहत दोनों कहा जाएगा आप अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रह के कार्य करो। समझ आ गया बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार वीडियो वापस से बैक करके देखना, समझना, ठीक है। ना समझ आए कमेंट में बताना, दोबारा मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर सही से, तुम्हें लगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला एक ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, अधिकारों की घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? तो बताओगे मोतीलाल नेहरू जी थे। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहता है, 1928 है ये, 28 1928 में 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान में अधिकारों की मांग की थी, उसी को अधिकारों की घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान में मौजूद अधिकारों की जो सूची है ना, उसी को अधिकारों की घोषणा पत्र की कहते हैं, जिसे मोतीलाल नेहरू ने 1928 में मांगा था। तो अधिकारों की घोषणा पत्र का अर्थ है भारतीय संविधान में अधिकारों की जो मांग की गई थी, अधिकारों की जो सूची है, उसी को अधिकारों की घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान में मौजूद अधिकारों की सूची को अधिकारों घोषणा पत्र की कहते हैं, जिसे 1928 में मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी। आगे चलो, अब आता है बेटा एक टॉपिक हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, समझते हैं एक बार इसको, यहां समझ लेते चलो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पहले है किसमें? राज्य। राज्य का मतलब क्या होता है? सरकार। सरकार को किस लिए? जनता के कल्याण के लिए। जनता के कल्याण। जनता का मतलब हम लोग हो गए जनता, जनता के कल्याण। कल्याण का मतलब हो गया बेटा जनता के विकास के लिए। सरकार को जनता के विकास के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे सरकार को नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक का मतलब क्या? सरकार को नीतियां बनाने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं संविधान द्वारा, संविधान द्वारा जो सरकार को अधिकार दिए जाते हैं, उसी को हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए कुछ अधिकार सरकार को दी जाते हैं, उसी को राज्य के निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य मतलब सरकार। जैसे व्यक्ति को व्यक्तिगत विकास के लिए मौलिक अधिकार मिले, ऐसी सरकार को किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे जनता के कल्याण के लिए, सरकार को जनता के कल्याण के लिए जो संविधान द्वारा अधिकार दिए जाते हैं, उसका राज्य के निर्देशक तत्व कहते हैं। किसमें है ये? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में, गलती से बाहर लिख दिया, 51 पर, 36 से 51 में। और भाग किसमें है? कौन से भाग में? तो भाग 4 में। भाग 4 में 36 से 51 में देखो यहां लिखा भी। और डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया वैसे तो, ये रहा। राज्य के नीति तत्व क्या होते हैं? तो राज्य के नीति तत्व सरकार को जनता के कल्याण के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं, उसे राज्य के नीति तत्व के नाम से जानते हैं।
ये किस में है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। अब ये है क्या? राज्य के निहित तत्व लोगों के कल्याण करने के लिए होते हैं, लोगों के कल्याण के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए लाया गया? ये नीति सरकार को इसलिए दिए जाते हैं ताकि जनता का कल्याण करे, जनता का विकास करे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करे, देश के अंदर सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे न्याय करे, लोगों के जीवन स्तर में, जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करा जाए, संसाधनों के समान वितरण के लिए, और उसके अलावा ग्राम पंचायत को प्रोत्साहित करने के लिए, गांव के अंदर जो पंचायत वगैरह उसको प्रोत्साहित करने के लिए, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो ये बताया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। इसको देखो पहले तुम, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है? मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए होते हैं। मौलिक अधिकार किसके विकास के लिए होते हैं? व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए। अंतर बोलेगा तो मौलिक अधिकार किसको मिले बेटा? व्यक्ति को मिले। किस लिए? व्यक्तिगत विकास के लिए। लेकिन राज्य के नीति तत्व किसको मिले थे? याद करो, ये सरकार को मिलते हैं। किसके लिए? जनता के, समाज के कल्याण के लिए। ये व्यक्ति को मिले व्यक्तिगत विकास के लिए, और ये सरकार को मिले जनता के कल्याण के लिए। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर देखने को मिलेंगे। आपने देखा है भाग 3 में मौलिक अधिकार, संविधान के अंदर टोटल हमारे अब 25 भाग हैं, तब 25 भाग में से तीसरे भाग में आपको मौलिक अधिकार मिलेगा। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में। किस अनुच्छेद में? 12 से 35 में। राज्य के नीति तत्व किसमें? 36 से 51 करना बेटा, 36 से 51 में। मौलिक अधिकार न्यायिक होते हैं। न्यायिक क्यों कहते हैं बेटा? अलग से 2 नंबर का आता है। मौलिक अधिकार न्यायिक इसलिए होते हैं बेटा, किसके? इसके हनन होने पे हम न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति तत्व अन्यायिक होते हैं, इसके हनन होने पे हम न्यायालय नहीं जा सकते। क्यों? ये हमारे पास थोड़ी ना होते हैं, ये तो सरकार के पास होते हैं। तो इस मौलिक अधिकार को हम अन्यायिक कहते हैं। कई बार आया मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार को न्यायिक कहते हैं। मौलिक अधिकार न्यायिक इसलिए होते हैं क्योंकि इसके हनन होने पे हम न्यायालय जा सकते हैं। जबकि राज्य के नीति तत्व क्या होते हैं बेटा? अन्यायिक होते हैं। और इसे अन्यायिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके हनन होने पे हम न्यायालय नहीं जा सकते। इसके हनन होने पे हम न्यायालय नहीं जा सकते। मौलिक अधिकारों के हनन होने पे हम न्यायालय जा सकते हैं, राज्य के नीति तत्वों के न्यायालय हनन होने पे हम न्यायालय नहीं जा सकते। देखो लिखा भी है, मौलिक अधिकारों को इमरजेंसी जब आती है, आपातकाल लगाया जाता है, तो आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, आने वाले समय के लिए टाल दिया जाता है, केवल अनुच्छेद 21 को छोड़ के। मौलिक अधिकार आपके समाप्त हो जाते हैं कब? जब देश में इमरजेंसी लग जाए, कोई दूसरा देश हमारे पर अटैक करने वाला हो। उस स्थिति में आप बोलो मुझे शिक्षा का अधिकार, मैं तो स्कूल जा रहा हूं। सरकार क्या करती है? व्यवस्था कायम रखने के लिए, फैसले लेने के लिए इमरजेंसी वगैरह लगा देती है, भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो सब देखती है। तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी जब लगता है, आपातकाल लगता है, तो आपातकाल की स्थिति में याद रखना बेटा मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, केवल एक अनुच्छेद छोड़ के, अनुच्छेद 21 आपको जान से सरकार नहीं मान सकती। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं आपातकाल के दौरान भी चलते रहते हैं, क्योंकि सरकार के पास है, सरकार का काम है, सरकार करती रहती है। समझ आ गया? वापस देखो मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए है, राज्य के नीति तत्व सरकार के लिए। मौलिक अधिकार से व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होगा, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से समाज का कल्याण होगा। इसमें व्यक्ति, इसमें समाज। ये भाग 3 में है, तो ये भाग 4 में है राज्य के नीति तत्व। ये मौलिक अधिकार 12 से 35 में है, तो राज्य के नीति तत्व 36 से 51 में है। मौलिक अधिकार न्यायिक होते हैं, इसके हनन होने पे हम न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे अधिकार छीने के हम कोर्ट जा सकते हैं, मांग कर सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति तत्वों के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, ये अन्यायिक होते हैं। मौलिक अधिकार इमरजेंसी, आपातकाल में लंबित हो जाते हैं, केवल अनुच्छेद 21 को छोड़ के, क्योंकि अनुच्छेद 21 हमें कहता है जीवन जीने का अधिकार। सरकार आपसे इमरजेंसी में सारे अधिकार छीन सकती है, लेकिन आपको जान से नहीं मार सकती। शिक्षा का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, बसने का अधिकार,
बोलने का अधिकार, भीड़ सभा करने का अधिकार सब रोक सकती है सरकार। केवल जीवन जीने के लिए आपको सांस लेने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन आपातकाल में राज्य के निश्चित तत्व क्या होते हैं बेटा, हमारे चलते रहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? आगे की बात करें, देखो बेटा ये क्या है आपके ना कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो करना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें एक टॉपिक और बता दूं मैं, ठीक है। जैसे साउथ अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? 1996। 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? तब 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे उद्देश्य प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे। एक तो धर्मनिरपेक्षता बेटा, और दूसरा जोड़ा गया था हमारा समाजवाद। दूसरा 42वें के तहत ही हमारे मौलिक कर्तव्य जो होते हैं उसकी संख्या पहले 10 थी, 11 किए गए थे। तो ये दो काम किए गए। निवारक नजरबंदी मैंने आपको बताया था। अब ये निवारक नजरबंदी क्या होता है आपने पढ़ा था। निवारक नजरबंदी का मतलब होता है शक के आधार पे गिरफ्तार करना। 2 नंबर का ये भी आता है निवारक नजरबंदी। यहां समझा दूं, देखो टॉपिक का नाम क्या है? निवारक नजरबंदी। अब ये होता क्या है निवारक नजरबंदी? निवारक नजरबंदी के तहत पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि अगर कोई व्यक्ति समाज की शांति को भंग करता है या समाज की शांति को भंग करने का उसके ऊपर शक भी है, तो निवारक नजरबंदी के तहत किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि समाज की शांति को भंग कर सकता है। समझ आया? निवारक नजरबंदी के तहत शक के आधार पर कि एक बाहर निकलेगा और समाज की व्यवस्था गड़बड़ है, कुछ भाषण देगा, दंगे चालू हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो निवारक नजरबंदी के तहत किसी व्यक्ति को पहला शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। कितना गिरफ्तार कर सकते हैं? तो अधिक से अधिक 3 महीने तक गिरफ्तार कर सकते हैं बेटा, 3 महीने तक। लेकिन लगता है कि अभी भी जेल से बाहर आने के बाद 3 महीने बाद भी कुछ चीजें खराब है कि भाषण देगा, अव्यवस्था हो जाएगी, तो जांच कमेटी बैठा के उसको और भी अधिक गिरफ्तार कर सकते हैं। जांच कमेटी बैठाई जाएगी फिर, और जांच कमेटी को लगेगा कि अभी बाहर निकलने के बाद इसके ऊपर जो शक है ऐसा कर सकता है या और भी कर सकता है, तो इसको रोका जा सकता है और भी लंबे टाइम के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। निवारक नजरबंदी का मतलब ही होता है शक के आधार पर गिरफ्तार करना। ठीक है बेटा, यहां पे जाति प्रथा और छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया है? तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है। 17 किस अनुच्छेद में बेटा? अनुच्छेद 17 में। अल्पसंख्यक वर्ग को भारतीय संविधान में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस मौलिक अधिकार में? तो अल्पसंख्यक वर्ग को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 में। कोई दिक्कत हो जाएगा? अब बाकी क्वेश्चन जो है यहां से आप देख सकते हो। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं आपको ये भी बता दूं मैं। मौलिक कर्तव्य पहले वैसे पीछे फर्स्ट उस वीडियो में बता चुका हूं। मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब ही क्या होता है बेटा? ड्यूटी। वो ड्यूटी जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश, समाज, माता पिता के प्रति वो दायित्व निभाने पड़ते हैं जो अपने देश के प्रति निभाने पड़े, समाज के प्रति निभाने पड़े। तो मौलिक कर्तव्य होता क्या है? कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटी, दायित्व। कौन सा दायित्व? जो अपने देश, समाज और माता पिता के प्रति निभाने पड़ते हैं। ठीक है, इसकी संख्या पहले कितनी थी? 10। अब कितनी हो गई है बेटा? 11। कब बढ़ाएगा ये? तो 1976 में। कौन से संशोधन के तहत? अभी आपको मैंने ऊपर बताया था 42वां संविधान संशोधन, 42वां, देखो यहां लिखा होगा 42वें संविधान संशोधन 10 से 11 किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? हो जाएगा? ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।